तो हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी के प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का जो प्री बोर्ड का जो पेपर सॉल्व करने वाले, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड एग्जाम में यह पेपर देखने को मिल सकता है। ठीक है, आइए इसका कोड क्या होने वाला है, 801 BAA। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को ये इंस्ट्रक्शन वगैरह है, ठीक है, ये आप सभी पढ़ लीजिएगा किस तरीके से आने वाले हैं। तो आइए बिल्कुल हम जो है पहले क्वेश्चन पर देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं इसमें। ठीक है, तो पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्प प्रश्न है जो कि आप सभी को करने हैं। ठीक है, जो कि 20 मार्क्स के हैं, आप सभी को OMR सीट वाली मिलने वाली है और वहां से आप सभी कर पाएंगे। ठीक है, इसको जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि पुनर्नवा जो है किस विद्या की रचना है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि पुनर्नवा किस विद्या की रचना है, कहानी की है, उपन्यास की है, या आप सभी की जीवनी की है, या आपका जो है आत्मकथा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहती हूँ कि पुनर्नवा जो है वह किसकी है, उपन्यास की है। ठीक है, किसकी है, उपन्यास की। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा इस चीज़ को, किसकी पुनर्नवा किस विद्या की, उपन्यास की। ठीक है, और वहीं पर स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा, पहले क्या हो गया, उपन्यास की होगी। ठीक है, दूसरी आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, किसकी है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, के लेखक कौन है, अगर आप सभी से पूछ सकता है पुनर्नवा के लेखक कौन है, पुनर्नवा अनामदास का पोता ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, इन चीज को याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, वहां पर आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है। तो आषाढ़ का एक दिन का लेखक के जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद या मोहन राकेश। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि मोहन राकेश जी जो है ये जो है क्या है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। कौन, मोहन राकेश जी, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप सभी को बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, द्वैध युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, या प्रयोगवाद युग। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता दूं कि शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बोर्ड एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4 है कि हंस पत्रिका का संपादन किसने किया। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने, निराला है, प्रेमचंद जी ने, महादेव वर्मा। तो मैं आपसे बता दूं कि हंस पत्रिका के संपादक जो किया था वो मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। ये हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई भी रखा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे को मिल जाएंगे, ट्रिक से पढ़ाए हुए कि हंस यानी हंसों से हमें क्या करनी चाहिए, ट्रिक से पढ़ाए, हंसों से हमें क्या करनी चाहिए, प्रेम। तो प्रेम कौन सा, ऑप्शन नंबर सी में, तो प्रेमचंद करेक्ट हुआ। ऐसे हमने ट्रिक से पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, और वहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या विश्रामपुर का संत के लेखक हैं। तो विश्रामपुर का संत का लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 श्रीलाल शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, या मंडू भंडारी जी हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बता दूं कि ये जो है कौन है, श्रीलाल शुक्ल जी जो है क्या है, विश्रामपुर का संत के लेखक होने वाले हैं श्रीलाल शुक्ल जी। तो स्टूडेंट्स, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ठाकुर किस धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, या स्वच्छंद। तो स्टूडेंट्स, आपसे बता दूं कि क्वेश्चन नंबर ठाकुर जो है वो किसके हैं, रीति मुक्त के हैं। ठीक है, किसके हैं, रीति मुक्त के हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तार सप्तक से रिलेटेड आपसे जो बहुत क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या कि तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या है। तार सप्तक में कविलित जो कवि कितने हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे तार सप्तक में टोटल कवि हैं वो हैं 4। और इससे पूछ लेता है कि तार सप्तक के कवि कौन है। तो स्टूडेंट, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। और कितने जो तार सप्तक, पहला तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, दूसरे का, तीसरे का कब होता है। ठीक है, 1943 में पहले का होता है, उसमें 8 ऐड कर देंगे। तो ठीक है, 1951 उसमें 8 ऐड करेंगे, 1959 तो तीनों का इसमें निकल कर आ जाता है, 8 ऐड करने पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 4 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो हो गया, रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है। तो रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बता दूं कि ये जो है रीतिकाल का होने वाला है। किसका वाला स्टूडेंट्स, ये रीतिकाल का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है, निहार, नीरजा, पल्लव, सुनहरे शैवाल। तो ना ही निहार है, नीरजा ये महादेव वर्मा की है। ठीक है, पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत की है। ठीक है, किसकी है, और सुनहरे शैवाल किसकी है, अज्ञेय, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, विच इज़ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और यहाँ पर आप सभी का गद पद के 10 क्वेश्चन जो रहते हैं MCQ वे खत्म हो जाते हैं। क्या है कि कलम का सिपाही किसकी है, अमृत राय। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन होंगे, अमृत राय जी। और यहाँ पर आप सभी का व्याकरण जो स्टार्ट हो गया, क्या देखेंगे, पहला देखेंगे कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ट्रिक लगाइएगा, आपके जो सिलेबस में है करुण रस, हास्य रस ही है। ठीक है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास्य किसका होता है, करुण हास्य रस का। ठीक है, और जो होता है करुण रस का क्या होता है, शोक। तो 2 तो होंगे नहीं, ये
क्योंकि उसने शांत रस का पूछा है और करुण इसने खुद दिया हुआ है डेफिनेशन, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि करुण रस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, निर्वेद। ठीक है, क्या होगा, निर्वेद होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं, कनक कनकते 100 गुनी में अलंकार हैं। तो कनक कनकते 100 गुनी में अलंकार कौन से होने वाले हैं स्टूडेंट्स, आप सभी यहाँ पर देखिएगा, कनक कनकते 100 गुनी। तो इसमें जो होने वाला है रूपक, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो होने वाला है वो यमक अलंकार होने वाला है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है कनक कनक, तो किसमें, यमक में। ठीक है, यमक में होता है। अब हम देखेंगे क्या कि दोहे का उल्टा छंद है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, दोहे का उल्टा छंद कौन सा है, सोरठा होता है, रोला होता है, चौपाई होता है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूंगी ये होता है सोरठा। क्या होता है, सोरठा। अब देखते हैं वहीं पर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग है, आ का, पर का, अक का या परी का। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कहती हूँ यहाँ पर जो है वो परी का है, ना कि पर का। ठीक है, इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। और वहीं पर हमारे यहाँ पर सारे क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 14 तक करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो जाते हैं। वहीं पर आप क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, धुआं का तत्सम शब्द है। तो धुआं का तत्सम शब्द है धुआं, धूम्र या धूम्र, धूर्म या धूम। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको ये होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, धूम्र, जो इसका ऑप्शन होने वाला है। वहीं पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पंचतंत्र में कौन सा समास है। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर गिनती आ जाए, क्या, जहाँ पर गिनती आ जाए वहाँ पर समास होता है द्विगु, पंचतंत्र यानी पंच तत्रों का समूह। ठीक है, 5 तंत्रों का समूह, तो क्या हो गया, द्विगु। जहाँ पर क्या होगा, पंचतंत्र, जहाँ पर गिनती आ गई, यानी यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया तो गिनती आ गई। ठीक है, इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बड़ाई में प्रत्यय है। ठीक है, बड़ाई में प्रत्यय बताइए कौन सा है स्टूडेंट्स, आपसे बताने कि बड़ाई में कौन सा प्रत्यय है, आ है, ई है, आई है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि बड़ाई में ना तो ई है, प्रत्यय मतलब बोलते हैं पीछे। ठीक है, और स्टूडेंट्स प्रत्यय मतलब अब होता है पीछे, और उपसर्ग मतलब आगे लगाना। तो इसमें कौन सा है, आई। ठीक है, क्या है, आई। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें क्या है, आई है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा पर्याय नहीं है। तो स्टूडेंट्स कौन सा नहीं, शशि है, दिनकर, सुधाकर, निशाकर। तो स्टूडेंट्स इसमें से आपसे बतानी कौन सा पर्याय नहीं है। तो दिनकर जो है, कहाँ है, दिनकर जो है ये पर्याय नहीं है। तासाम शब्द में वचन और विभक्ति, ये दो क्वेश्चन जो होते हैं ये आप सभी को याद करके रखने हैं, ये आप सभी को रटना होता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे कि 19 तासाम शब्द में जो है बहुवचन, सॉरी वचन और विभक्ति बतानी। तो यहाँ पर षष्ठी तो वचन है और ये विभक्ति कौन सी, बहुवचन, सॉरी वचन जो है वो बहुवचन है। ठीक है, विभक्ति षष्ठी है और ये बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जिन शब्दों के रूप स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी, अव्यव्य, संज्ञा या आप सभी का विशेषण। तो क्या कहलाते हैं, अव्यय। ठीक है, कहलाते हैं अव्यय। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सभी के क्वेश्चन नंबर 20 प्रिपेयर हो गए होंगे। ठीक है, अब जो हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आप सभी का ये पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से 6 नंबर की आप सभी की व्याख्या आने वाली है, इस चीज़ को अच्छी तरीके से देखिएगा। तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे ये खंड ब स्टार्ट हो जाता है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी पर करना होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग पहले इसको पहचानना है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखने। तो पहले पहचानेंगे इसका गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, इसमें 2 दिए जाएंगे। तो पहला देखते हैं, हम लोग कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान है। ठीक है, ये हमें पता लग गया किसका है, बुरे आचरणों के बारे में बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि ये जो है मित्रता से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे ये हम जो कॉपी लिखेंगे तो बता देंगे आपसे गद्यांश का संदर्भ कैसे, बट स्टूडेंट मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक गद्य खंड में संकलित कौन से चैप्टर से लिया गया, मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर हो गया। वहीं पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, सारा पैराग्राफ उतार देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप सभी कुछ ये नहीं बन पा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते, तो जो अंडरलाइन है वो तो पहले कह रहे हैं रेखांकित अंश, यानी जो अंडरलाइन है वहाँ से लेकर यहाँ तक उतार दीजिएगा, बाकी मत उतारिएगा। ठीक है, इसका ये आप सभी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरा है। ठीक है, ये आप सभी को बता दूं कि ऐसे लोग, ये इसमें से जो आप सभी पढ़ेंगे आप सभी कर लीजिएगा, आप सभी को पता लग जाएगा। ठीक है, जो पता है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तो एज इट इज सेम आने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 3 इस पैराग्राफ से पूछा जाएगा। ठीक है, और आप सभी को देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आप सभी का इसमें ही आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 में अथवा में आएगा, ईर्ष्या मनुष्य। तो यहाँ पर पता लग गया हमें ईर्ष्या की बात हो रही है, तो
कौन से चैप्टर से पूछा गया है? रश्या तू ना गई मेरे से मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। उपयुक्त गद्यांश ऐसे लिखेंगे सेम कि क्या लिखेंगे हम, ऐसे सेम क्या लिखने वाले हैं? आइएगा मैं बता दूँ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक गद्यखंड में संकलित किससे? रश्या तू ना गई मेरे मन से लिया गया, जिसके लेखक कौन है? रामधारी दिनकर जी हैं। ठीक है, वहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड बताऊंगा। यहाँ पर जो इसमें आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। उधो मोही ब्रज क्या उधो मोही ब्रज बिरसत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। तो इसमें कैसे पता लग गया? उसने पूछा उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि के नाम बताइए। तो इसमें हमें पता लग गया सूरदास जी, तो इसके कवि होने वाले इसमें ही दे रखा है उसने। तो ठीक है, तो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक होना जाना पद। ठीक है, पद से लिया गया। ठीक है, फिर शीर्षक बता देंगे क्या हो गया, शीर्षक पद हो गया और कवि हो गए सूरदास। रेखांकित इसकी व्याख्या यहाँ से कर दी है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। ठीक है, गोपी जो है ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत फिर सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदु नाथ। ठीक है, इसको आप सभी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या जो है, श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी यादें आती हैं इसमें बताया गया है। ठीक है, आप सभी माखन रोटी जो, ठीक है, उसको माखन उनको जो माखन की रोटी थी वो उन्हें बेप्रिय थी, और जो ग्वाला के साथ रहते थे उनको सब प्रिय था। ठीक है, इस चीज़ पर आप सभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, कर दीजिएगा। वहीं पर अथवा में आएगा, इसको भी अच्छी तरीके से कर दीजिएगा। इसमें भी 3 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। अब वहीं पर नेक्स्ट पोर्शन आप सभी को दिखा देता हूँ मैं। नेक्स्ट पोर्शन आएगा संस्कृत का पोर्शन। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। ये भी आप सभी का 5 मार्क्स का आने वाला है। ये पूछेगा कि ये कौन से दिया गया है, इसका पहले बताना है कि कौन से, इसका हमें पूछना है पहले संदर्भ फिर हिंदी में अनुवाद। तो ये कैसे कहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश पूछा, प्रस्तुत गद्यांश हमारे संस्कृत खंड में संस्कृत गद्य खंड में संकलित। ठीक है, संस्कृत गद्य खंड में संकलित कौन से चैप्टर से लिया गया है? भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, बस ये बताना है, इसका अनुवाद करना है हिंदी में। वहीं अथवा में ये देखिएगा, इसका कर दीजिएगा, ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपसे भी कर दीजिएगा, आपसे भी इसको भी कर देंगे। ये हम नगरी विविध धर्मना संगल में स्थित। ठीक है, इसको हम जो सेपरेट वीडियो बना रखी है हमने, हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर दीजिएगा, वहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, अब निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों को हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहले इनका संदर्भ लिखना है, कौन से पूछा गया, फिर इसका अनुवाद। जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये क्या है, मान हित्वा प्रियो भवति। अगर मनुष्य अभिमान त्याग देता है तो वो प्रिय हो जाता है। क्रोध हित्वा ना सोचती, क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। कामना हित्वार्थवान भवति, यानी कामना त्याग कर मनुष्य क्या होता है, धनवान हो जाता है। लोभ हित्वा सुखी भवेत, यानी लोभ त्याग कर मनुष्य क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। वहीं पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप सभी को जो है एक्सटर्नल एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम से, उसमें देखने को मिल सकता है। क्या सर्वजंतु सुखिन सर्वेजंतु निर्मय सर्वभद्राणि पश्यन्ति वहाँ कचित दुख भाग भवेत। ठीक है, यानी सभी सुखी रहें संसार में, कोई भी सभी सुखी रहें संसार में, सभी जो है रोग रहित रहें, किसी को रोग ना हो, सभी सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कचित दुख भाग भवेत, यानी सभी संसार में कल्याण देख पाए, कोई भी संसार में दुखी ना हो। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 आता है। ये आप सभी को डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने को मिलता है। ठीक है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? मुक्ति खंडकाव्य, मुक्ति ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, ये होते हैं। वो आप सभी को बोर्ड एग्जाम्स में टीचर, आप सभी को बोर्ड एग्जाम से बोल रहा हूँ कि आप सभी के टीचर ने आप सभी को बता रखा होगा ऑलरेडी, और नहीं पता आपको पहले तो पता होगा। जैसे कि बिजनौर अगर आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो तुमुल खंडकाव्य आता है यहाँ पर। ठीक है, और मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा, कमेंट कर दीजिएगा नहीं भी पता होगा तो आपको। वहीं पर देखते हैं क्या हो गया यहाँ पर 5 नंबर के आप सभी को क्या देखने को मिलेंगे जी, आप सभी को जीवन परिचय देखने हैं। गद से इंपॉर्टेंट लेखक के जो मैं जीवन परिचय बता देता हूँ आपको। पहला डॉक्टर इंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह और जयशंकर प्रसाद का इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। और पद से बता दूँ तो गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और महादेव वर्मा जी का याद कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप सभी एक्सटर्नल जो एग्जाम होने वाले हैं वो पर। यहाँ पर आप सभी को फ्री के 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। क्या अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ किया का श्लोक लिखिए, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वह लिखना है। जैसे बंधन में बापी जो उभयंत्र समवीर ही वीरता। ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 से याद कर लीजिएगा, ऐसा भी ना हो कि दोनों ही आ जाए। ठीक है, तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बट आपसे भी 2 याद कर लीजिएगा। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि दोनों ही आ जाए जो आपने याद करे हो। तो ठीक है, आपने निवास स्थान पर, यहाँ पर जो आपको पत्र लिखना होता है, जो कि 4 मार्क्स का आप सभी यहाँ पर पक्के हो जाने वाले हैं। ठीक है, पत्र लिख दीजिएगा अपने निवास स्थान में मोहल्ले की सूची सफाई के लिए। ठीक है, पदाधिकारी को अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य की शुल्क माफी के लिए आप सभी आवेदन पत्र लिख दिए। 4 नंबर यहाँ पर फ्री में पक्के हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स आप सभी के संस्कृत प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, वार्षिक आप सभी जब चैप्टर पढ़ेंगे इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने याद नहीं किया तो हो जाएगा, जब आप सभी संस्कृत हिंदी में अनुवाद करेंगे वो हमने बहुत ईजी तरीके से कराया हुआ, मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर दीजिएगा, हो जाएगा काम। ठीक है,
अब आप सभी को निबंध आता है 7 नंबर का, जो कि आप सभी को बहुत ईजी पार्ट होने वाला है। हिंदी में आप बहुत ही ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे 90% मार्क्स हिंदी में, ठीक है। 90 मार्क्स में हिंदी में लेकर आया था, बिकॉज ऑफ इसमें बच्चे को पहले पता होता है, बट आपकी राइटिंग मस्त होनी चाहिए, ठीक है। राइटिंग मस्त ठीक होनी चाहिए, बच्चे को इसमें पहले पता रहता है कि क्या टॉपिक आने हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं कहूँ प्रिय पुस्तक प्रदूषण जो हैगा, ये है स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण हो गया, प्रदूषण, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रिय कवि के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ से रिलेटेड पूछा था। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होप सो स्टूडेंट आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम कल जो है सोशल साइंस या मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। स्टूडेंट्स मैं आप सबको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बहुत सारी वीडियोज़ को हमने जो है 20 डेज़ का एक प्लान सेट किया है हिंदी को कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से, कुछ भी छुड़वा रहे हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सारा कराएंगे, ठीक है। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर सीरीज से जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।